अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्वीडन के लिए हम लोग वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आपने कैसे अप्लाई करना है अगर आप स्टडी वीज़ा पर जाना चाह रहे हैं और आप जो है जॉब्स के लिए या जो भी आपकी पोजीशन है आपने स्वीडन अगर मूव करना है तो इसके लिए कैसे हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। तो आपने सिंपली गूगल ब्राउज़र पर जाना है। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर सर्च करना है स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी, स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी के नाम से आपके सामने स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी आ गया। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप टाइप करेंगे स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। सो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो गया englishstartup.com। सो बेटर टू के आप जस्ट यहाँ तक वेबसाइट्स को देखें .sc तक। अगर आप डायरेक्टली माइग्रेशन सर्वकेट.sc पर कर सकते हैं जो भी ये प्रोनाउंसिएशन है तो वेल, अदरवाइज जो है ना अगर आप डायरेक्टली गूगल से आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो है ना URL को एडिट कर दें। आफ्टर दैट आपने जस्ट मेक श्योर करना है यहाँ पर अगर आप वेबसाइट देखें तो यहाँ ई सर्विसेज लिखो, आपने ई सर्विसेज पे क्लिक करना है। ई सर्विसेज के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। वर्क इन स्वीडन, विजिट स्वीडन, बिकम अ स्वीडन सिटीजन, मेक एन अपॉइंटमेंट, USC सिटीजन, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब आपने ये देखना है कि आप बेसिकली किस पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे मैंने अप्लाई किया था एज अ डॉक्टरल स्टूडेंट के लिए। तो मैं उसी बात के ऊपर बात करता हूँ। जो भी आपका प्रोसीजर सब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें जब मैंने वर्क इन स्वीडन नहीं, हमारा स्टडी इन स्वीडन होगा, वर्क नहीं। स्टडी इन स्वीडन में आप देखें रेजिडेंस परमिट टू हायर स्टडी ठीक हो गया। जो अगर आप MS के लिए कर रहे हैं या हायर स्टडीज़ के लिए जो भी कर रहे हैं। रेजिडेंस परमिट फॉर डॉक्टरल स्टूडेंट ठीक हो गया। आपका परमिट फॉर फैमिली एक्सटेंड रेजिडेंट। तो इस टाइम मैं जस्ट ये सिंपली चूज़ करने लगा हूँ डॉक्टरल स्टूडेंट का। सो ई सर्विस के ऊपर क्लिक करना, इन्फॉर्मेशन और ई सर्विस। अगर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें, अदरवाइज आप ई सर्विसेज पे चले जाएं। ई सर्विसेज के बाद आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि आप अपना लॉगिन क्रिएट करें, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप जस्ट सिंपली यूज़र नेम एंड पासवर्ड करें। अदरवाइज ई वेरिफिकेशन, ई आइडेंटिफिकेशन, यूज़र अकाउंट। ओके, हमारे लिए ये होगा। अगर आप करें, आपके पास मोबाइल बैंक ID नहीं है, मोबाइल ID तो मोस्टली यही ही यूज़ किया है, तो मैंने भी यही यूज़ किया था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सिंपली हम लोग यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मैं ऑलरेडी ये ईमेल यूज़ कर चुका था, इस पर ऑलरेडी मैं रजिस्टर हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर एक नई ईमेल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अ न्यू ईमेल। सो आपने अगर रजिस्टर नहीं है तो आप न्यू ईमेल क्रिएट कर दें। और न्यू ईमेल के बाद आप यहाँ पर देखें, आप ईमेल अपनी पुटअप करेंगे तो आपके पास ये तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। सो मैं यहाँ पर जो है ना ईमेल्स वगैरह अपनी पुटअप करता हूँ। सो देन कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर ईमेल एड्रेस और जो भी मेरी डिटेल्स थी। और देन ये मुझे वेरिफिकेशन कोड का बोल रहा है, तो मुझे अपनी ईमेल पे जाकर ये वेरिफिकेशन कोड चेक करना है। तो इसके लिए मैं अपनी ईमेल ओपन करूंगा और इसमें वेरिफिकेशन कोड देखूंगा कि मुझे क्या वेरिफिकेशन कोड आया है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे जो है ये वेरिफिकेशन कोड मिला है। मैं सिंपली इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ। देन मुझे जो है नेक्स्ट स्टेप प्रोसीजर करना है और यहाँ पर मुझे जो है ना जो है सेल नंबर 2 वे वेरिफिकेशन का कहा गया है। सो मैं जो है यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करूँगा। सो इनकरेक्ट फ़ोन नंबर टर्न ऑन, नो हम इसको ऑन नहीं करते, हम नेक्स्ट कर देते हैं। 2 वे वेरिफिकेशन को ऑन नहीं करते।
और योर अकाउंट इज़ नाउ क्रिएटेड। सिंपली मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और मैं यहाँ पर अपना अकाउंट और पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, फिर जो है लॉगिन होता हूँ। सो मुझे अब यहाँ पर टाइम है। सो मैं अपना जीमेल अकाउंट, अपना अकाउंट और पासवर्ड ऐड किया है। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो है मुझे लॉगिन एक्सेस दे देगा जहाँ पर मैंने जो है अपना फॉर्म फिलअप करना है। सो अब हम लोग जो है फॉर्म फिलअप करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। अब ये देखें हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस आ गया। अगर आप यहाँ पर देखें, जो ही हम लोग रजिस्टर करते हैं तो हमारे पास ये आता है, डू यू वांट टू अप्लाई। अगर आप देखें टाइप ऑफ एप्लीकेशन, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अ फर्स्ट परमिट और स्टडी, आपके पास ये जो लिखा आ रहा है, आप अगर इसको देखें तो इसके अंदर और डू यू वांट टू एक्सटेंड। सो हमारे केस में ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम होगा, हम लोग फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करेंगे। मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ और इंटर योर नेम। सो नो नेम एट द पासवर्ड, मेक श्योर जो आपके पासपोर्ट के ऊपर नेम है वो आप करेक्टली इंटर करें। लेट्स सपोज मेरा नाम नुमान अहमद है, सर नेम की बात कर रहा है तो सर नेम मोस्टली आपका सेकंड नेम ही होता है, फर्स्ट और मिडिल नेम। तो आपका फर्स्ट नेम, इफ़ यू हैड अ डिफरेंट सर नेम, मैरिड और अनमैरिड, ये फीमेल्स के लिए होता है, ऑप्शनल है कि अगर आपका सरनेम जो है शादी से पहले और शादी के बाद अगर चेंज हो गया तो ये हमारे लिए लीव है। अगर मेल्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये हम लोगों ने इसको जो है ना फिलअप नहीं करना। ऑब्वियसली जेंडर जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे अगर हम डेट ऑफ सपोज कर लेते हैं मई 1996 ले लेते हैं, ठीक हो गया। और 8 ऑफ मई, प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है इस्लामाबाद कर लेते हैं, जो भी है। कंट्री पाकिस्तान, सिटीज़न ऑब्वियसली पाकिस्तान से कर रहे हैं, पाकिस्तान जहाँ से भी आप कर रहे हैं सेम जो है फॉर्म होता है, अपने सेम डिटेल्स ही ऐड करनी है जो भी आपकी कंट्री है। अदर सिटीजनशिप अगर है तो आप लिख सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इंटर नहीं करना। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास इफ़ यू हैव अ स्वीडिश पर्सनल आईडी नंबर, तो जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं उनके पास स्वीडिश आईडी नंबर नहीं होता, तो दैट्स वाई आपको ये इसको फिलअप नहीं करना। देन अपने मैरिटल स्टेटस देना है, सिंगल मैरिड, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिखेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आया था कि एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ऑप्शनल, लिव इट, एड्रेस जो भी आपका है। मैं सिंपली इस्लामाबाद कर देता हूँ, इस्लामाबाद, पोस्टल कोड जो भी है आपका वो आप यहाँ भी फिलअप कर देंगे, 46 व्हाटएवर जो आपका पोस्टल कोड है। और डिस्ट्रिक्ट कोड जो भी है इस्लामाबाद कर देते हैं। जो कंट्री जो भी है आपकी, हमारे यहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान कर लेते हैं। और देन जो है ना टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, और अगर आपके पास है तो आप इसे फिलअप कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेंट ट्रैवलर डॉक्यूमेंट, डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, ऑब्वियसली वी हैव। आपके पास पासपोर्ट होगा तो आप ट्रैवल कर सकते हो, और ऑब्वियसली अगर नहीं है तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और देन अप्लाई करना पड़ेगा। टाइप ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, नेशनल पासपोर्ट जो भी आपका है, मोस्टली नेशनल पासपोर्ट ही होता है। इसके बाद पासपोर्ट नंबर जो भी है आपका, लेट्स सपोज YE12, हम ये रैंडमली मैं जो है ना वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ, YE व्हाटएवर जो भी हो। विच कंट्री इशू, पाकिस्तान जो भी है आपकी वो आपने करनी है। वैलिडिटी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं और अब तो हम लोग कह देते हैं जी 10 ईयर्स की होती है, लेकिन फॉर जस्ट फॉर नहीं,
इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जस्ट बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने रैंडमली डेट्स ऐड कर दी हैं। अटैच अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, आपको कॉपी अटैच करनी पड़ेगी आपके पासपोर्ट की, और यहाँ पर मैंने 3 रैंडमली फाइल्स रखी हैं, ये बेसिकली आपको दिखाने के लिए। तो मैं ना रैंडमली कोई फाइल एज अ पासपोर्ट के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने ना पासपोर्ट अपलोड कर दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊँगा। आई विश टू हैव कॉन्टेक्ट विद योर डिसीजन एंड रेजिडेंस परमिट। ठीक हो गया। कह रहा है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट विद मिशन अब्रॉड। ऑब्वियसली अगर जहाँ से आप कर रहे हैं, जिस कंट्री से, ऑब्वियसली उसी की एम्बेसी से आपने जो भी कांटेक्ट करना है, या जो फिंगरप्रिंट्स आफ्टर जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपने कांटेक्ट करना है आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग। तो मेरे केस में मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं वहाँ करूँगा पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। सो अगर आप देखें तो जैसे अगर आप इस्लामाबाद से कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो ऑब्वियसली एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इस्लामाबाद होगी, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना है। और इफ़ यू हैव प्रीवियसली अप्लाई फॉर द वीज़ा और रेजिडेंस डिपेंड, अगर आपने किया तो यस, अगर नहीं तो नॉट नो। देन डू यू हैव अ रेजिडेंस परमिट इन एनी अदर कंट्रीज देन योर होम, डिपेंड अगर है तो यस, अदरवाइज नॉट। हैव यू विजिट एनी शेंजन कंट्री देन विदिन पास। शेंजन जो आपकी यूरोपियन की आपस में जो नो बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा कि जैसे स्वीडन भी शेंजन में आता है कि अगर आपने कोई भी ऐसी कंट्री अगर विजिट किया तो उसका रिकॉर्ड, अगर आप यस करेंगे तो उसका रिकॉर्ड मांगेंगे कि आपने लास्ट कब ट्रैवल किया। तो आर यू इन स्वीडन, अगर हैं यस, अदरवाइज नॉट। अगर फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर आके एंटर पीरियड दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर द रेजिडेंस परमिट। अच्छा, यहाँ पर ऑब्वियसली एक चीज़ है कि अब यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो मोस्टली 2 ईयर्स का ही आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है। अगर आपकी डिग्री 4 ईयर की है तो ऑब्वियसली 2 ईयर बाद आपने उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज अगर हम लोग आज अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज 13 अक्टूबर है, तो हम लोग आज के दिन का अप्लाई करते हैं, तो मेक श्योर 2 ईयर्स हमें कंप्लीट होंगे 23, बट उस दिन 13 यहाँ पर आपका 29, ये आपके 2 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। मेक श्योर कि अगर आपने 30 आज डेट सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट आपकी 29 होगी, तब जाकर आपके 2 ईयर कंप्लीट होंगे। सो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये आपके 2 ईयर्स आते हैं। फिर आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइक मेरा जैसे हुआ, अब जैसे आपके पास ये लिस्ट आ गई है जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्वीडन के अंदर। सो आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में उपसला यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया। एडमिशन, ऑब्वियसली यहाँ आपने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अटैच फॉर्मल डिसीजन एंड एडमिशन लेटर, जो भी आपका होगा वो आपने अटैच करना है। स्टडी प्लान जो भी होगा, ऑब्वियसली हाँ स्टडी प्लान आपने अटैच करना है। ये रिसर्च प्लान और स्टडी प्लान ये आपका है। अच्छा, इस स्टडी प्लान मेक श्योर, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब स्टडी प्लान की बात करते हैं तो मेक श्योर आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मेट गिवन है, आपने ये फॉर्मेट को फॉलो करना है स्टडी प्लान के लिए। मेक श्योर मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट भी करते हैं तो इस फॉर्मेट के अंदर जो उन्होंने डिफाइन किया है कि स्टडी प्लान कैसे आपने डिस्क्राइब करना, लाइक ये एप्लीकेशन फॉर द इनिशियल रेजिडेंस परमिट फॉर द डॉक्टरल स्टूडेंट, ये आपका स्टडी प्लान आपने इसके अकॉर्डिंग रख के डिफरेंट सैम्पल्स दिए हुए हैं, जो भी सैम्पल आपको बेटर लग रहा है तो ये आपने सैम्पल खुद या यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करनी है कि इसके अकॉर्डिंग जो है बनाकर और उस पर डिजिटल सिग्नेचर और जो भी वो करते हैं वो आपको फॉरवर्ड करते हैं ताकि आप अपलोड कर दें यहाँ पर। ठीक हो गया। और नेक्स्ट आपने मूव करना है, नेक्स्ट करना है, तो आपके पास वो आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आ जाएंगी जो इनके सिस्टम में सेव हैं। देन ऑन कॉन्टैक्ट पर्सन ऑप्शनल, अगर आपको कोई सुपरवाइज़र है और आप समझते हैं कि मीन्स आपका किसी सुपरवाइज़र से इंटरेक्शन है, तो आप उस सुपरवाइज़र की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दे दें, कॉन्टैक्ट पर्सन ईमेल एड्रेस और उसका नेम, और यहाँ पर उसकी फर्दर जो है डिटेल्स ऐड कर दें, जो भी है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसका टेलीफोन नंबर अगर है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो उनसे कांटेक्ट करते हैं। और ये फर्दर डिस्क्राइब यू व्हाई यू वांट
टू चूज दिस स्टडी। ऑब्वियसली आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन देनी है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं राइट कर मीन्स आप जो भी आप कह सकते हैं कि आई लव टू कंप्लीट माई PhD फ्रॉम स्वीडन। सॉरी अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक में से करेक्ट कर लूँ, वॉट एवर मीन्स ये फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ। आपने इसके ऊपर कम्प्लीटली जो है ना आपने जो भी इसके ऊपर करना है इन स्वीडन फ्रॉम सॉरी फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक, आप ये चीज़ कर सकते हैं। इंटरव्यूअर करंट एम्प्लॉयमेंट और अ करंट स्टडी। करंट एम्प्लॉयमेंट और अ करंट स्टडी अगर है तो आप ऐड कर दें। ऑब्वियसली मेक श्योर, इस चीज़ में एक चीज़ ख्याल करनी है, मेक श्योर और आपको गाइड कर दूं, करंट एम्प्लॉयमेंट सोच समझ के ऐड करनी है। अगर आप मुनासिब समझ रहे हैं कि ऐड की जाए कि नहीं, क्योंकि जब अप्लाई करेंगे माइट भी वो लोग आपको कहेंगे भाई हमें NOC चाहिए जिस आप पास जो है ना एम्प्लॉयमेंट करते थे। तो मोस्टली अगर आप NOC ला सकते हैं और आप समझते हैं कि ईजीली है और तब ऐड करें, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि यहाँ ज़रूरत नहीं है कि आप करंट एम्प्लॉयमेंट को शो करें कि जी हम ये कर रहे थे, वो आप बेटर समझते हैं। नेक्स्ट ऑन इंटरव्यूअर करंट एम्प्लॉयमेंट और स्टडी यू हैव या आपको यहाँ इंटर करना पड़ेगा इंटरव्यूअर करंट एम्प्लॉयमेंट और स्टडी करंट स्टडी मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और वॉट एवर जो भी आपकी डिग्री है यहाँ पर आपने ऐड कर दें। अच्छा जी, प्रीवियस एजुकेशन ऐड कर दें, स्कूल कर लें मेरा कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो भी है, प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस और एंड डेट हम यही दे देते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रीवियस एजुकेशन सॉरी लास्ट क्या था, करंट एम्प्लॉयमेंट प्रीवियस एजुकेशन, ठीक है आपने जो बेटर समझते सारी आप एजुकेशन को ऐड कर दें। नेक्स्ट हम आते हैं जी प्रीवियस वर्क। ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा मिस गाइड कर दिया। ये जो मैं बात करना चाह रहा था करंट ऑक्यूपेशन, ये आपने मस्ट भी ऐड करना है। मैं यहाँ की बात कर रहा था वर्क एक्सपीरियंस और ऑप्शनल, जहाँ क्योंकि यहाँ ऑप्शनल दिया हुआ है, तो मेक श्योर कि अगर आप ऐड कर रहे हैं अगर वर्क एक्सपीरियंस तो मेक श्योर कि पास्टली ऐड कर दें, मतलब करंटली, या देख लें कि आपसे NOCs भी मांग सकते हैं। और देन डू यू हैव अ स्कॉलरशिप if you are employed as a PhD student within a salary funded by scholarship you must choose an option and no। यहाँ पर देखेंगे अगर आप डू हैव स्कॉलरशिप, ऑब्वियसली जो PhD कैंडिडेट्स होते हैं और मैं PhD एप्लीकेशन ही पुटअप करूँ तो वो एज अ जॉब होती है, वो स्कॉलरशिप नहीं होती, तो इन्होंने मेंशन किया है कि आपने नो चूज़ करना है। नेक्स्ट आगे अब आपसे पूछ रहा है कि फाइनेंशियल एसेट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ ये वो फर्दर, मतलब जो आपकी कैसे फाइनेंस कैसे आपके ना बीएड किए जाएंगे, कौन है जो आपके फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ऐड करना है। अब यहाँ पर आ रहा है कि ऑन बैंक एसेट्स, ऑब्वियसली PhD कैंडिडेट जॉब होल्डर होता है, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बैंक एसेट्स नहीं होते, आपकी इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट होती है। अमाउंट पूछ रहा है, नॉर्मल PhD कैंडिडेट्स की अमाउंट 27,700 होती है बेसिक, जब अगर आपका PhD में कहीं भी एडमिशन हो स्टूडेंट के अंदर। अब पूछ रहा है कि 27,700 जो आपने ऐड की है वो करेंसी कौन सी है, तो ऑब्वियसली सीख ही होगी जो स्वीडिश करेंसी है। लेट मी फाइंड कि उनका सीख या स्वीडिश क्रोना और क्रोनर जो भी इन्होंने। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे ऑफ एप्लीकेशन फाइनेंशियल विल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन वर्क फॉर इंटरनल एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल फूड और कॉस्ट ऑफ योर फूड ड्यूरिंग नो, ये आपको खुद करना पड़ता है अगर आप एज ए एम्प्लॉय PhD हैं। एक्सचेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबल वर्क फॉर एसिड फॉर अकोमोडेशन, ऑब्वियसली आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। डू यू हैव योर स्पाउस, आपके केस में अगर आप मैरिड हैं
तो आप अपने स्पाउस को यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो उनका नाम, लेट्स सपोज अगर हम यस करते हैं तो आपके पास एक फर्दर फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आपने को एप्लीकेंट इज नेम, जो भी आपका को एप्लीकेंट है वो। अदरवाइज अगर आप नो करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं आएगा, आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। को अप्लाइंग चाइल्ड ऑप्शनल अगर हैं तो ठीक, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन थिंक स्वीडिश आप अबाउट मीन्स अगर आप उनको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं तो आप यू कैन ऐड हेयर अगर आपके पास है, अदरवाइज ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है इसकी। नेक्स्ट ऑन, ये आपका फॉर्म आ चुका है जो आपने फिलअप किया था। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट फॉर्म है जिसमें पासपोर्ट और ये तमाम डिटेल्स जो आपने फिलअप किए, एक बार इसे गो थ्रू कर लें। अगर आप समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ वेल, अच्छे से आपने इंफॉर्मेशन दी, इसका पीडीएफ ले लें। अगर आप ड्राफ्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको इसी पीडीएफ ड्राफ्ट आ जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर दें और ये आपके पास आ गया। ये आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुका है। आप अगर इसको पढ़ना चाहें और देखना चाहें तो ये आपके पास है। और देन आपने जब आपको मेक श्योर हो गया कि एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड देन वेल एंड गुड। अदरवाइज ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि जहाँ आप एडिट करना चाहिए यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँच जाएंगे और आप वहाँ एडिट कर देंगे। देन सो ऑन, आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। आपके पास कह रहा है कि आपने इतनी फ़ीस पे करनी है, जो भी आपका नाम पिकअप कर लिया, और इतनी फ़ीस पे करने के बाद आपने अपना नेम देना है, जो भी आपका नेम है, और कार्ड होल्डर का, जब कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं इतनी पेमेंट डिटेक्ट होगी। फिर जहाँ से भी अपने कार्ड डालेंगे, इंटर करेंगे तो ये आपको मेल भी आ जाएगी और आपको एक नंबर असाइन कर देंगे, कंट्रोलर नंबर असाइन कर देंगे जो आपको ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। और इस तरह से आप जो है आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन मेक श्योर आपको जो लेट्स सपोज अगर आप डेट देखें, आज अगर लेट्स सपोज 30 अक्टूबर है, अगर आज आपने अप्लाई किया, जो भी आपकी डेट होगी, आपको जो फर्स्ट डिसीजन आएगा एप्लीकेशंस का वो आपको रिसीव होगा नेक्स्ट मंथ की 31 को। 31 है तो 31 को, वरना 1 को, मतलब 30 डेज के बाद। और आपको अपना कैसे चेक करना कि जी आपको ये प्रोसेस मिला है कि नहीं। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ है जो मैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने जो है वेट करना है। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये लोग आपको ईमेल्स करेंगे, उस ईमेल्स पे आपको कहेंगे अपने फिंगरप्रिंट्स और अपना जो है तस्वीर जो है एम्बेसी जानी है वो बनवानी है, ताकि फर्दर जो आपका कार्ड वहाँ से बन के है, जो एक आपका ना एम्प्लॉयमेंट कार्ड होगा, रेजिडेंसी कार्ड जो है स्वीडन से आएगा, तो आपने उसके लिए वेट करना है। और 30 डेज़ के बाद जो, और आपने कैसे चेक करना है कि भाई आपकी एप्लीकेशन किस प्रोसेस में है। लेट मी शो यू। अच्छा, आपने डायरेक्टली ब्राउज़र पर जाना है, ये लिंक है, मैं लॉग इन टू कॉन्टैक्ट अस, और ये इसके अंदर आप देखें चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस विदाउट लॉगिन। आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इंटर योर चेक नंबर, जो आपको ईमेल्स पे एक नंबर आया होगा वो आपने ऐड करना है। आप यहाँ पर वो ऐड करेंगे। मैं अपना ऐड नहीं कर रहा, मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ कह रहा है कि हैज़ नॉट रजिस्टर। सो मैं चलें आपको अपना ही चेक करके बता देता हूँ। चेक, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आपको यहाँ पर जब मैंने अपना चेक किया तो एप्लीकेशन रिसीव्ड डिसीजन पेंडिंग। अगर आप चेक करेंगे आपका डिसीजन पेंडिंग में आएगा जब आपने अप्लाई किया होगा। और देन अगर आपका कंफर्म हो जाए तो डिसीजन हैज़ बीन मेड, तो ये आपको मेल कर देंगे, ईमेल्स आ जाएगी। यहाँ कोई डिसीजन नहीं आएगा, आपको ईमेल्स आ जाएगी जो भी डिसीजन रिक्वायर होगा कि आपकी एप्लीकेशन ग्रांट हो चुकी है या फर्दर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, व्हाटएवर। तो उसके अकॉर्डिंग ग्रांट हो चुकी है तो वो आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर या जहाँ भी हैं आप ना एम्बेसी से कांटेक्ट करें और उन एम्बेसीज़ को आप अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग पूछें कि आप बुक करवाना चाह रहे हैं जो है अपॉइंटमेंट फॉर फिंगरप्रिंट्स, और ये तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं। लाइक आपको गूगल पर लाइक सर्च करना है कि अपॉइंटमेंट, स्वीडिश अपॉइंटमेंट फॉर दिस, जो भी होगा आपका ना। फिर आप यहाँ पर देखें तो ये एक और पेज है बुक अपॉइंटमेंट के नाम से, इसी के ऊपर वेबसाइट के ऊपर एक और लिंक है। उसके अंदर आपने जो है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसको केयरफुली रीड करना है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपनी अपॉइंटमेंट का ऑब्जेक्टिव बताना है, आप किस
पर्पज़ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हैव यू फिंगरप्रिंट और टेकन कंप्लीट एन एप्लीकेशन फॉर दिस एंड दैट, और आपका अगर फिंगरप्रिंट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये कुछ डिटेल्स आ गई। चूज़ एन अल्टरनेटिव, आई थिंक ये बेसिकली स्वीडन के अंदर वहाँ का है। अल्टरनेटिव, इफ वेयर डू यू वांट टू मेक एन अपॉइंटमेंट, स्वीडिश की है। लेट्स सपोज मैं अपॉइंटमेंट फॉर स्वीडन वीज़ा पाकिस्तान, आप गूगल करके आप ये बुक एन अपॉइंटमेंट आप करेंगे तो आपके पास मेक श्योर यही लिंक आ रहा है डिफरेंट, हाँ ये आपके पास पाकिस्तान की आ जाएगी। आप उस कंट्री का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि कुछ फर्दर अगर इंफॉर्मेशन का बोला है या कलेक्ट अगर अपना आपका कार्ड बनकर आ गया वो कलेक्ट करना है, या फिर अगर सबमिट कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक ऑर्डर जो भी है आपका ना ये होगा, और वो आपको उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे और नेशनैलिटी जो भी है, और आपका डोजियर नंबर और कंट्रोल नंबर जो आपने एप्लीकेशन फिलअप की थी। इसके बाद जो आपको ऑटोमेटिकली जो आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक नंबर जनरेट हो जाएगा और असाइन हो जाएगा जो आपकी वेबसाइट पे आपकी ईमेल में रिसीव हो जाएगा, वो आप नंबर पुटअप करेंगे और ये आपको विद इन 1 डे और मैक्सिमम उसी टाइम या 1 या 2 दिन में आपको रिस्पॉन्स देंगे कि जी आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट को बुक हो चुकी है और आप विजिट करें अपना पासपोर्ट और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ इश्यूज़ हो तो यू कैन कमेंट इन द बॉक्स और मैं आपको आंसर कर दूंगा इसके अकॉर्डिंग।